S1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले हम लोग क्या वैद्युत आवेश के बारे में जानेंगे। तो वैद्युत आवेश क्या होता है जी? द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण क्या होता है, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा हम उनका क्या करते हैं जी, अनुभव भी करते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का हम लोग क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग जानेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि कोई पेन अगर हम लोग ले लें और उसको क्या करें जी, बाल पर रगड़ते हैं तो क्या होगा जी, बाल के कुछ अवशेष क्या होंगे, पेन पर आ जाते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होता है जी, आवेशन के गुण आ जाते हैं। और क्या करता है जी, ये छोटे छोटे घास फूस और क्या होंगे, आपके कागज के टुकड़ों को क्या करने का, आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब देखो अगर बाल का कुछ अवशेष किस पे गया जी, पेन पर गया ना, तो यानी बाल से कुछ अवशेष निकला, अर्थात क्या हुआ, बाल धनावेशित हो गया और पेन पर गया तो ये क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। ठीक है, तो अगर क्या होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यानी जाता कौन है, आवेश जाता है ना, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी, तो वहां पे समझ लीजिए कि वो ऋणावेशित होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, वो क्या हो जाएगा, धनावेश होगा। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्वांटमीकरण का सिद्धांत। अब क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या होता है जी, अब इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ जी, निकला ना, और क्या हुआ, बाल से कुछ अवशेष अर्थात इलेक्ट्रॉन निकला और कहाँ चला गया, पेन पे चला गया ना। और मान लो तो हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकला हो, 3 इलेक्ट्रॉन निकला हो और उस पे गया हो। तो अगर बाल से 3 इलेक्ट्रॉन निकला और पेन पर गया तो क्या हुआ जी, आपका क्या हुआ, पेन पर 3 ऋणावेश हो जाएगा और बाल पर 3 क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। ठीक है, अर्थात हम लोग अगर क्या करें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित कर दें तो वही q बराबर प्लस माइनस n ही होता है, जहाँ n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या है जी, इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या कह देते हैं, क्वांटमीकरण का सिद्धांत कह देते हैं। ठीक है, तो वही q बराबर क्या हो जाता है, प्लस माइनस n ही होता है। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि जो आवेश होता है, जो सजातीय आवेश होंगे, अर्थात जो प्लस प्लस होगा तो क्या होता है जी, प्रतिकर्षण होता है, और माइनस माइनस होगा तो क्या होता है जी, आकर्षण होता है। ठीक है, यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे कूलाम का नियम। देखिए कूलाम जो है, कूलाम ने 2 आवेशों के लिए एक नियम दिया था कि अगर 2 आवेश जब भी पास में रहेंगे तो उनके बीच एक प्रकार का क्या होगा जी, वैद्युत बल, अर्थात वैद्युत चुंबकीय बल भी उसको कह सकते हैं, या उसको हम लोग वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया था कि अगर 2 आवेश हो Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी क्या हो, स्मॉल r हो। ठीक, तो उन दोनों आवेश क्या, उन्होंने कूलाम ने ये बताया था कि अगर 2 आवेश हैं, ठीक, तो उनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल या वैद्युत चुंबकीय बल या आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब क्या होगा, मान लेते हैं कि 2 आवेश Q1 और Q2 है, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो क्या हो जाएगा जी, F प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कूलाम के नियमानुसार F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 तथा F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा जी, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। जब भी आपको बताया गया कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह लगता है, और किसी कांस्टेंट से क्या हो जाता है जी, मल्टीप्लाई हो जाता है, और उसका जो वैल्यू होता है उसको हम लोग प्रयोगशाला में अगर उसका क्या करते हैं जी, वैल्यू जो होता है उससे प्रयोगशाला से ये चीज हमको पता चलता है। तो वही F बराबर, अब कोई कांस्टेंट यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। अगर मान लो कि माध्यम, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि माध्यम का परावैद्युतांक क्या हो, यदि माध्यम, ये किसके लिए है जी, निर्वात के लिए है। किसके लिए है, निर्वात के लिए। यदि माध्यम का परावैद्युतांक के हो तो इस स्थिति में क्या हो जाता है जी, जो वैद्युत बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर होता है, ये आपका हो गया न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इतना न्यूटन हो जाता है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है जी, 9 × 10⁹ और यहाँ से इसका मात्रक निकाल लो तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, और ये R स्क्वायर इधर जाएगा तो दूरी का मात्रक मीटर ना, तो मीटर का स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये इसका वैल्यू होता है। अब देखो हम लोग चलते हैं, ये आपका क्या हो गया, कूलाम का नियम। अब आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है जी, आप लोग पढ़ोगे आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है जी, आवेश को न ही हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। उसका क्या होता है जी, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर सकते हैं जी, स्थानांतरण कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, आवेश संरक्षण का नियम समझ में आ गया। अब देखो इसमें होता क्या है, सबसे तो पहले आवेश चलते किस में है, जो आवेश चलते हैं, तो आवेश चलते किस में है जी, चालक में चलते हैं ना। तो चालक क्या होता है, जो चालक आपका क्या होगा जी, अगर हम लोग देखें कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे क्या होता है जी, कणों से मिलकर बना होता है ना, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं जी, परमाणु बोलते हैं ना। और परमाणु में क्या होता है जी, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अलग अलग कक्षा में चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन क्या होता है जी, धनावेशित, और आपका इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। तो जो नाभिक हो गया, न्यूट्रॉन क्या होते हैं जी, आपका वैद्युत उदासीन होते हैं। तो जो नाभिक हो गया वो क्या होता है जी, धनावेशित होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है जी, ऋणावेशित होता है। तो नाभिक और क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल लगता है, तो जो पास वाले कक्षा के इलेक्ट्रॉन होता है वो अधिक आकर्षण बल के साथ क्या होता है जी, नाभिक के साथ जुड़ा होता है, उसके चारों तरफ अपने कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, तो क्या होगा जी, उनकी आकर्षण क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। धीरे धीरे क्या होने लगती है जी, कम होने लगती है। ठीक, तो क्या होगा, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है और क्या होगा, उसका नाभिक के साथ आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। अगर उसको कहीं से तापीय ऊर्जा मिल जाता है तो क्या करता है, अपने क्या होगा, कक्षा को छोड़कर और मुक्त हो जाता है। ठीक, और इन मुक्त ऐसे इलेक्ट्रॉनों को, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और ये क्या होते हैं जी, जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच जो गैपिंग होता है, इसी में अनियमित गति करते रहते हैं। ठीक, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर जो पदार्थ होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से जी, चालक होते हैं, आपका अर्धचालक होते हैं, और अचालक या कुचालक होते हैं। तो चालक क्या होगा जी, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, बहुत अधिक हो, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, चालक कह देते हैं। ठीक है, अब चालक का जो क्रम होता है, और वही क्रम क्या होता है, सबसे बेहतर चालक, सबसे बेहतर चालक कौन होता है, पहले चांदी होता है, दूसरे नंबर पर सोना होता है, तीसरे नंबर पर क्या होता है जी, कॉपर होता है, और चौथे नंबर पर एल्युमिनियम होता है, और 5वें नंबर पर लोहा होता है, एफई होता है। ठीक है, अब इस तरह से ये क्या होता है जी, क्रम होता है। तो सबसे बेहतर या सर्वोत्तम चालक कौन होता है जी, चांदी होता है। अब हम लोग जानेंगे अर्धचालक। क्या जानेंगे, अर्धचालक। देखिए अर्धचालक क्या होता है जी, इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है चालक से क्या होता है, थोड़ा सा
चालक से थोड़ा सा कम और क्या होगा जी, कुचालक से अधिक होता है। और ये क्या होते हैं जी, समान ताप पर क्या होता है, जो सामान्य ताप होता है उस पर क्या होता है जी, ये अचालक की बात व्यवहार करते हैं। और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो इनकी चालकता बढ़ जाता है, इनकी चालकता बढ़ जाता है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं जी, अर्धचालक कहते हैं। अब इनका अर्धचालक का यूज पता है ना कहाँ किया जाता है, जैसे आप लोग सौर पैनल देख लेते हो, तो सौर पैनल में जो प्लेट होता है देखते हो, धूप होता है तो क्या करने लगता है जी, बैटरी को चार्ज करने लगता है, ठीक है। या आप लोग देखो जैसे आपका हो गया कोई भी चिप हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, या जो आपका गाड़ी का आईसी होता है, तो ये सब किसके बने होते हैं, अर्धचालक के बने होते हैं। और अर्धचालक का अगर ट्रिक याद रखना है तो आप लोग ये याद रख सकते हो, शिव जी विनायक, शिव जी विनायक, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा जी, शिव में एस आई होगा ना, तो क्या हो जाएगा, एस आई से आपका हो जाएगा सिलिकॉन, क्या हो जाएगा सिलिकॉन। जी ई से क्या होगा जर्मेनियम, और वी से वेनेडियम, और क से क्या हो जाएगा कार्बन। तो आपका क्या हो गया जी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, वेनेडियम और कार्बन, ये क्या है कार्बन, ये क्या होते हैं जी, अर्धचालक होते हैं। ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं कुचालक क्या होता है जी, ठीक। तो कुचालक में क्या होता है जी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है जी, नगण्य होता है ना। अब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन एकदम 9 के बराबर होते हैं। यही कारण है कि इसमें क्या होता है जी, धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग विद्युत का कुचालक भी बोल दिया जाता है, ठीक है। इसको अचालक या कुचालक कहा जाता है, ठीक। तो अब आपको पता चल गया कि जो आवेश किसी चीज में चलते, किस में चलते हैं जी, आवेश का प्रवाह चालक के अंदर होता है ना। तो अब हम लोग चलते हैं, तब देखिए अगर जो आवेश चलते हैं किसी भी चालक तार में, तो तार आपका मैक्सिमम किस चीज का बना होता है जी, कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है ना। तो जो आवेश होते हैं चालक तार के जो बाहरी पृष्ठ होता है, उससे क्या होता है जी, आवेश का प्रवाह होता है। क्या होगा जी, चालक के अंदर से नहीं, अर्थात उसके क्षेत्रफल से, एरिया से क्या होता है जी, आवेश का प्रवाह होता है। ये चीज समझ में आ गया। अब चलो हम लोग समझ लेते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, आपको आगे चलकर मिलेगा, आगे के सेकेंड पेपर में आपको पढ़ने को मिलेगा कि ओस्टेड का प्रयोग। ओस्टेड ने ये बताया था कि सबसे पहले कि अगर कोई भी चालक है ना, यानी जो आपका स्थिर वैद्युत आवेश होते हैं, तो उनमें क्या होता है, वैद्युत गुण तो पाया जाता है लेकिन चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है। तो ओस्टेड ने ये बताया था कि क्या होता है जी, अगर किसी भी चालक के अंदर अगर क्या होगा जी, आवेश का प्रवाह यानी धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा, आवेश चलेंगे, ठीक है। आवेश प्रवाह के दर को हम लोग क्या करते हैं, धारा कहते हैं ना। धारा आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी, या वही क्यू बराबर क्या होता है जी, आई टी होता है। तो वही उन्होंने ये बताया था कि अगर जो गतिमान आवेश होंगे, अर्थात अगर क्या होगा किसी भी चालक में क्या होगा जी, आवेश चलेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। जैसे आप लोग साधारण भाषा में यानी गांव के बोलचाल भाषा में क्या कहते हो जी, कहते हो ना कि अगर वायर टूट जाता है, बिजली का तार गिर जाता है, तो कहते हैं लोग ना कि अरे पास से मत करो, क्या करेगा वो, खींच लेगा। तो खींचने का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या होता है जी, आकर्षण का गुण यानी पाया जाता है, अर्थात ये क्या करता है जी, चुंबक के भांति भी व्यवहार करता है। ये चीज समझ में आ गया ना। अब हम लोग चलते हैं, जो पहला है जो जिससे क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो इसमें आपको मेन क्या होगा जी, 3-4 जो आपका लेसन है पहले में जो वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड है, उसमें आपको पढ़ना है वैद्युत बल पढ़ना है, दूसरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है जी, वैद्युत विभव पढ़ना है, और तीसरा आपको क्या पढ़ना है जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज समझने के लिए आपको इसका क्या होना चाहिए जी, फार्मूला पता होना चाहिए। कभी एक फार्मूला पता है तो पूरा उस चैप्टर को पूरा समझ लोगे।
तो इसमें बच्चों को सबसे अधिक क्या होता है, समस्या होता है। तो आपको ये चीज याद करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत टेक्निकल तरीके से इसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, आपको एक ट्रिक याद रखना है, फेबू। क्या याद रखना है, फेबू। तो इसमें आपका एफ क्या होता है जी, वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल होता है। ई क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। भी क्या होता है जी आपका, वैद्युत विभव होता है। और यू क्या होता है जी, वैद्युत स्थिति, वैद्युत स्थिति ऊर्जा होता है, ठीक है। अब चलो सबसे पहले आप लोग को तो कूलाम का नियम अभी हमने बताया, हम बताए अभी बताया ना कूलाम का नियम। तो यहाँ से आपको एक बस याद रखना है, एक का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो कि कोई माध्यम होगा जिसका परावैद्युतांक के होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और क्या होगा, Q1 इंटू Q2/R²। क्या होता है जिसका मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। अब देखो हम लोग चलते हैं। तो अब जैसे क्या करना है, ये पता है तो बाकी तीन आप भूलोगे नहीं, आसानी से इजीली इसको समझ सकते हो। तो देखो लिखते कैसे हैं। अब देखिए इसमें दो ही चीज है ना, आपका क्या है, आवेश है, और दूसरा क्या है, बीच की दूरी यानी त्रिज्या दिया गया है, मतलब बीच की दूरी डिस्टेंस दिया गया है ना। तो देखो क्या करना है, अब एक एक बढ़ोगे तो उसमें पहले सबसे पहले एक आवेश को कम कर दोगे, अगले स्टेप में बढ़ोगे तो क्या होगा, बीच की दूरी क्या एक पावर कम कर दोगे। फिर क्या करोगे, अगले स्टेप में जाओगे तो पुनः आवेश क्या होगा जी, आवेश के यहाँ से यानी क्या होगा, आवेश के यहाँ से एक एक का वृद्धि करते जाओगे, ठीक है। यही टेक्निक है। अब जैसे मान लो कि कैसे हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे आपका E बराबर कितना दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, के। अब एक आवेश कम किए थे, एक ही आवेश हुआ ना, ये दो था, इसलिए इसको हम लोग Q1 और Q2 से क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। अब यहाँ एक कम कर दिए तो एक आवेश हुआ, तो Q1 Q2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम जनरली उसको क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं ना। तो वही हो जाएगा Q/R², ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा जी, इसी तरह से विभव ज्ञात करना। आपका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, एक क्या करेंगे, त्रिज्या का एक पावर कम कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा Q/R। याद करना है नहीं ना। अब देखो दूसरा चीज क्या हो जाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा समझने से पहले एक चीज याद रखिएगा कि जो आवेश होता है ना, उसके अंदर जो ऊर्जा सन्निहित होती है स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है जी, सन्निहित होती है। क्योंकि आप अभी पढ़े ना, क्या होगा, स्थिर आवेश होंगे तो उसमें केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन जो गतिशील आवेश होगा तो उसमें वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या होता है जी, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि जो आवेश होता है वो क्या होता है, उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसकी स्थिति के कारण होता है। इसलिए क्या होगा, आवेश के अंदर जो सन्निहित ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। इसलिए उसको हम लोग क्या है, अब आवेश के अंदर जहां भी आवेश शब्द आ गया वहां वैद्युत लगेगा, तो इसलिए उस ऊर्जा को हम लोग क्या कर देते हैं, स्थितिज ऊर्जा होती है। और किसमें होती है, आवेश में, इसलिए उस ऊर्जा को हम लोग क्या कर देते हैं, वैद्युत स्थिति ऊर्जा हम लोग कह देते हैं, ठीक है। तो अब U बराबर लिखना है, तब यही चीज बोले ना कि एक बार आवेश को कम करते हैं, एक बार आवेश का एक कम कर लेंगे, और उसके बाद उसके क्या होगा, दूरी का एक घात कम कर लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं जी, पुनः एक आवेश को बढ़ाएंगे। तो चलो एक आवेश को फिर बढ़ा दे रहे हैं इसमें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q/, यहाँ से एक आवेश बढ़ाओगे तो दो आवेश हो जाएगा ना, तो दो आवेश होगा तो क्या लिखना है, Q1 इंटू Q2, तो Q1 इंटू Q2 अपान क्या हो जाएगा, R, और क्या होता है जी, जूल होता है। अब देखो यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका जो मात्रक है, कई बार पेपर में पूछ चुका है। क्या क्या है जी, कई बार ये चीज पेपर में आपका इसका मात्रक कई बार पूछ चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो याद रखिएगा, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़े हो कि कोई वैद्युत ध्रुव होता है, तो उसके क्या हो गए जी, दो आवेश होंगे ना, -Q आवेश और प्लस
क्यू आवेश, ठीक है। तो क्या होगा इसमें जो प्लस क्यू आवेश पे जो वैद्युत बल लगता है एफ बराबर क्या होता है, क्यू ही लगता है ना। दूसरा वाला इधर क्या लगता है जी, एफ बराबर क्यू ही। बस ये क्या होगा जी, दिशा में विपरीत होते हैं। चलो तो अब देखो हम लोग देखते हैं, यहां से अगर हम लोग ई का वैल्यू निकाले तो ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू होता है। तो अब बताओ बल का मात्रक क्या हो गया, ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू। तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया और आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम हो गया। तो वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक हो जाता है क्या हो जाता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये चीज याद रखिए कि बल का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ये चीज समझ में आ गया। चलो हम लोग देखते हैं हाँ ध्यान लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान दो, अब हम लोग बात करते हैं कुछ फार्मूला आप लोग को बता रहे, बेसिक फार्मूला अगर आपको पता है जनरली तो आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको अभी पता चल गया, सबसे पहले क्या याद रखना है, एफ बराबर क्या याद रखना है, एफ बराबर क्यू ई, जहाँ एफ क्या है जी वैद्युत बल है, क्यू आवेश है और ई क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये चीज पता चल गया। यहाँ से आपका दो चीज आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा जी, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक भी पता चल जाएगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पता चल जाएगा। देखो जैसे ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू। तो देखो क्या होगा, अगर वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कोई किसी बिंदु पर कोई आवेश क्या हो, क्यू हो, तो उस पे अगर मान लो कि एफ बल लग रहा है तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है एफ अपान क्यू हो जाता है, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है जी, न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखो जैसे तीव्रता शब्द कहीं भी आ जाए, तीव्रता शब्द कहीं भी आ जाए तो तीव्रता का मतलब क्या होता है जी, जैसे आप लोग देखते हो कि धूप आता है, धूप आता है ना, तो धूप की मात्रा अधिक होती है तो आप लोग बोल लेते हो कि क्या है जी, तीव्रता क्या है धूप की, अधिक है। अगर क्या होगा धूप की मात्रा कम है तो कह देते हो कि धूप की तीव्रता कम है। तो जो आपका क्या होगा जी, वैद्युत क्षेत्र जो भी होगा, जब आवेश होगा तो उसमें क्या होंगे, वैद्युत क्षेत्र होगा और चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं होंगी ना, जो काल्पनिक को दिखता नहीं है वो कल्पना हम लोग करते हैं तो काल्पनिक होती है। तो उसमें अगर अधिक मात्रा में क्या है, मान लेते हैं कि क्षेत्रफल क्या है, नियत है, क्षेत्रफल नियत है, दो एरिया समान क्षेत्रफल हम लोग ले लिए, ठीक है। तो अब इसका भी क्षेत्रफल ए है, इसका भी क्षेत्रफल ए है। अब इसमें जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या है, 60 है और इसमें क्या है 70 है। तो हम कहेंगे कि इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका क्या हुआ, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या इसमें अधिक है ना, तो इसकी तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी और इसकी तीव्रता कम होगी। ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा चलते हैं। चलो एक आपको क्या याद रखना है, V बराबर क्या होता है, ईडी, क्या याद रखना है, V बराबर ईडी। V बराबर क्या याद रखना है जी, ईडी याद रखना है, या एल भी रख सकते हो, ये दूरी है, क्या होता है जी, दूरी है। तो आपका क्या होता है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से भी चाहो तो निकाल सकते हो, V क्या है, विभव है, E क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और D क्या है जी, दूरी है। तो क्या होगा जी, अगर मान लो ये आपका, तो E बराबर क्या हो जाता है, V अपान D। तो ये भी आपको ये फॉर्मूला बार आपको इस पे डेरिवेशन भी मिलेगा, इसका यूज भी है। तो ये फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए जी, याद होना चाहिए, ये रट्टा कर लेना है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं हाँ चलो देखो, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा ओम के नियम को हम लोग समझ लेते हैं। आप लोग को जनरली बताया है कि साधारण भाषा में कहते हो, गांव में बोलते हो ना कि अरे वोल्टेज क्या हो गया जी, वोल्टेज बढ़ गया। अब वोल्टेज बढ़ने का अभिप्राय क्या होता है जी, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि वोल्टेज का काम क्या होता है जी। अगर क्या होता है आप लोग देखते हो, सिंपल भाषा में एक चीज याद रखना, जैसे क्या होगा जी, वोल्टेज जो होता है ना, विभव होता है, वही क्या करता है जी, आवेश को चलाता है, वही क्या करता है, आवेश को चलाता है। तो वोल्टेज बढ़ने का अभिप्राय क्या होगा जी,
कि धारा का मान यानी उसमें आवेश की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। धारा प्रवाह का दर क्या हो गया जी, बढ़ गया, यानी धारा का मान बढ़ गया। तो यहाँ यही सिंपल भाषा में इसी को हम लोग ओम का नियम कह देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ा तो धारा का मान बढ़ गया। तो आप लोग को पता है कि अगर एक भौतिक राशि बढ़ रही है और साथ ही साथ उसके बढ़ने से दूसरा भौतिक राशि भी बढ़े, या एक भौतिक राशि के क्या है घटने के कारण क्या होगा, दूसरा भौतिक राशि घटे। ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या लगाते हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाते हैं ना। और एक भौतिक राशि के बढ़ने से दूसरा भौतिक राशि घटे, या एक भौतिक राशि के घटने से दूसरा भौतिक राशि बढ़े, तब क्या करते हैं जी, व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह लगाते हैं। और उस स्थिति में क्या होता है जी, वो बटा में होता है ना। तो देखो ओम ने यही बस बताया था कि वही वोल्टेज बढ़ा तो क्या बढ़ा, धारा का मान बढ़ गया, अर्थात भी प्रोपोर्शनल टू आई। तो इसको अगर हम लोग को बताना है, बेहतर से इसका परिभाषा देना है, तो क्या बता सकते हैं। देखिए ये कोई चालक तार है, ठीक है, तो चालक तार के सिरों का विभव मान लेते हैं कि क्या है, विभवांतर क्या है, भी है, और इसमें जो बहने वाली धारा क्या है, आई है। ठीक है, तो जो धारा क्या है, आई है। तो अब इसका क्या होगा जी, ओम के नियमानुसार हम लोग क्या बता सकते हैं जी, कि किसी चालक के सिरों के बीच लगने वाला जो क्या होगा जी, विभव होगा। चालक के सिरों के बीच लगने वाला जो विभव होगा, ठीक, विभवांतर होगा, वो क्या होगा, उसमें चालक के अंदर बहने वाली धारा आई के क्या होता है जी, अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात भी प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, जब भी क्या होगा, या कर लो तो भी अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह लगता है, और किसी का इंटेंट से क्या हो जाता है जी, मल्टीप्लाई हो जाता है, और क्या हो जाएगा, आई है तो आई हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया जी, आर क्या हो जाएगा, नियतांक होता है ना, आर क्या हो गया, नियतांक हो गया। और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कह देते हैं। क्या कह देते हैं जी, वैद्युत प्रतिरोध कह देते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा अगर हम लोग निकाले तो आर बराबर क्या होता है, भी अपान आई, यही होता है ना, आर बराबर क्या हो जाता है, भी अपान आई। तो देखो यहाँ से अगर हम लोग को वैद्युत प्रतिरोध बताना होगा तो हम लोग इजीली बता सकते, क्या करते हैं जी, किसी भी चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है और क्या होगा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात होता है, उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कर देते हैं। अगर विभव को क्या कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए, विभव को क्या कर दे, नियत कर दे, तो अब यहाँ से क्या मिला, आर प्रोपोर्शनल टू 1 आई। तो अब देखो क्या हुआ, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती है ना आर धारा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चालक में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या होगा जी, उसका जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वो क्या करता है, उसका विरोध करता है। अब देखो किसी भी चालक में धारा अगर क्या होता है जी, धारा का प्रवाह होता है, तो देखते हो ना वो चालक गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है, क्योंकि उस चालक का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, वो क्या करता है जी, धारा का विरोध करेगा। तो धारा को क्या होगा जी, प्रतिरोध के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। तो जब भी कार्य होगा तो आपका क्या होगा जी, उष्मा ऊर्जा क्या होगा जी, उष्मा रिलीज होगी। क्योंकि आप लोग देखते हो ना, सिंपली हाथ को रगड़ोगे तेजी के साथ, ये क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो ना, तो हाथ क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो जब भी क्या होगा, कार्य होगा तो उष्मा रिलीज होगी। ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं। अब ये देखो, चूंकि जो वैद्युत प्रतिरोध है इसको किसने दिया था, ओम ने दिया था ना, इसलिए इसका जो मात्रक होता है क्या होता है जी, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है, और इसका संकेत ये होता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो या इसका जो एक और मात्रक बता सकते हो, वोल्ट प्रति एम्पियर, विभव का मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी बता सकते हो। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जो वैद्युत प्रतिरोध है, ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है वैद्युत प्रतिरोध, लेकिन इसको इसीलिए समझा रहे हैं कि आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला क्या है, कारक पूछेगा। तो इसलिए मैं इसी से रिलेटेड जोड़कर इसको समझाऊंगा। ठीक, तो क्या होगा, आपको ये जानना है कि वैद्युत प्रतिरोध को जो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है। ठीक है, तो कौन कौन कारक क्या होगा वैद्युत प्रतिरोध को
प्रभावित करता है, वो चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए सबसे पहले ये समझने के लिए, अब देखो वैद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है जी, किसी चालक का ही होता है ना। अब जैसे चालक आपको पता है सबसे बेहतर चालक चांदी है, तो जितना बेहतर चालक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। दूसरे नंबर पे क्या आता है जी, सोना आता है, तो सोना का क्या होगा जी, चांदी की अपेक्षा उसका वैद्युत प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा एक चीज बताओ, कभी सोना का तार देखे हो? नहीं देखे हो ना। क्यों नहीं देखे हो? क्योंकि आपको पता है कि सोना से सस्ता कौन है, चांदी है, और चांदी क्या है, बेहतर चालक है ना। तो कोई भी क्या करेगा, सोना लगाएगा, उससे बेहतर काम आपका चांदी करता है और सस्ता भी है, इसलिए सोना का कुछ बनाया नहीं जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोध किसका होता है, चालक का होता है। ये चीज समझ में आ गया ना, प्रतिरोध किसका होता है, चालक का होता है। तो पहला चीज आपको याद रखना है कि चालक, मान लो कि कोई चालक तार है, क्या है, कोई चालक तार है, तो अगर तार होगा तो उसका लंबाई भी होना चाहिए, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ लंबाई होगा, तो हम मान लेते हैं कि इसका लंबाई L है। दूसरा चीज, अब चालक तार है तो उसमें आवेश का प्रवाह होगा ना, तो आप लोग को बताए हैं कि एक तो पहले पदार्थ पे निर्भर करेगा जी, पदार्थ क्या होगा, कोई भी पदार्थ हो सकता है ना, चालक पदार्थ, चालक पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ का, चालक पदार्थ का, चांदी का कुछ अलग प्रकृति है, क्या होगा, उसका प्रतिरोध कम होता है। सोना का क्या होगा, उससे अधिक होता है। आपका क्या होगा, तांबा का इन दोनों से अधिक होता है। आपका एल्युमिनियम का इन तीनों से क्या होता है जी, अधिक होता है। तो ये क्रम होता है ना, सबका अलग अलग अपना प्रकृति गुण है। अब देखो चालक तार है तो उसका क्या होगा, लंबाई होगा। दूसरा चीज हम लोग क्या देखेंगे, आपका क्या होगा, अब ये बताया कि किसी भी चालक में जो आवेश का प्रवाह होता है उसके क्या होगा जी, क्षेत्रफल से होता है। चारों तरफ जो बाहरी पृष्ठ का एरिया होता है उसी से आवेश का क्या होता है जी, प्रवाह होता है। तो एक आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल हो गया, क्या हो गया जी, क्षेत्रफल हो गया। अब देखो बहुत ही सिंपल, यानी आपको तीन चीज देखने को मिला। कौन कौन सा जी, एक तो चालक तार का जो पदार्थ है, चालक पदार्थ है, एक तो वो उसके गुण, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, उसका लंबाई, और तीसरा क्या हुआ, आवेश जो चलता है उसके क्षेत्रफल से चलता है ना, तो क्षेत्रफल। तो ये तीन चीज पर क्या होता है जी, वैद्युत प्रतिरोध क्या करता है जी, वैद्युत प्रतिरोध को ये तीन चीज क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, तीनों कारक प्रभावित करते हैं। तो चलो अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कौन किस तरह से करता है, ये चीज हम लोग समझते हैं। तो देखो ये भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, जिस चीजें बस समझ लो, ऑटोमेटिक आप लोग क्या करोगे, लिख लोगे। तब कैसे, तो देखो आप लोग देखे हो कि जब भी ये आपका सेल एक ले लो और क्या होगा जी, टार्च का एक बल्ब ले लो, तो वायर लगाकर, छोटा सा वायर लेकर लगाकर जलाते हो तो क्या होता है जी, बल्ब तेज जलता है ना। वही वायर की लंबाई बढ़ा दोगे और फिर टच करोगे तो पहले की अपेक्षा क्या होगा, क्या होगा, सेल मतलब बल्ब क्या होगा जी, कम जलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, लंबाई बढ़ा तो प्रतिरोध बढ़ा। अगर क्या होगा, बल्ब कम जल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ जी, कि धारा कमान कुछ कम हुआ। धारा कमान कम होने का मतलब उसका विरोध कौन करता है, प्रतिरोध ना, तो प्रतिरोध बढ़ा। अब देखते हो कि बहुत अधिक बड़ा तार ले लोगे तो पता चला कि क्या हुआ जी, बल्ब तक क्या होगा, धारा पहुंचेगा ही नहीं, बीच में ही उसको प्रतिरोध क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये पता चला कि लंबाई बढ़ाने पर क्या हो रहा है जी, प्रतिरोध बढ़ता है। तो पहला क्या होता है जी, चालक के लंबाई पर क्या होगा, चालक के लंबाई पर। ठीक, तो अब क्या होगा जी, आपका क्या होगा जी, चालक के लंबाई पर क्या करता है जी, वैद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है, अर्थात प्रतिरोध लंबाई बढ़ाने पर चालक की क्या होती है जी, प्रतिरोध भी बढ़ता है, अर्थात कह सकते हो R प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, अब दूसरा हम लोग चलते हैं, क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो आप लोग सुने हो कि गांव में बात करते हुए लोगों को आपस में सुनते हो कि अरे मेरे घर तो क्या है, वोल्टेज कम है,
तो लोग क्या करेंगे जी, दूसरा सलाह देता है कि भाई क्या है, मोटा तार क्या करो, लगवा लो। तो क्या होगा, हमारे यहाँ तो वोल्टेज ठीक है, मोटा तार है, तुम भी क्या करो, मोटा तार लगा लो। तो अब मोटा तार का अभिप्राय क्या है जी, मोटा तार होगा तो उसका क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा। और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा जी, अब पहले की अपेक्षा पर्याप्त मात्रा में क्या होंगे, आवेश यानी धारा का प्रवाह होगा, आवेश चलेंगे, प्रवाहित होंगे। तो इसलिए क्या होगा जी, क्षेत्रफल बढ़ा है तो धारा का मान बढ़ा, अर्थात क्या हुआ, प्रतिरोध, धारा का मान बढ़ा यानी प्रतिरोध घटा। तो हमको क्या याद रखना जी, जो वैद्युत प्रतिरोध होता है क्या होगा, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/A। तो आपका दूसरा क्या होता है जी, जो वैद्युत प्रतिरोध होता है क्षेत्रफल पर, चालक के क्षेत्रफल पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। अब तीसरा चीज हम लोग चलते हैं चालक पदार्थ के प्रकृति पर। तीसरा क्या होता है जी, चालक पदार्थ के प्रकृति पर। हाँ ध्यान दीजिए, जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वो चालक पदार्थ के क्या करता है जी, प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अब देखो चालक पदार्थ के प्रकृति पर कैसे वैद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है, वो चीज हम लोग देखें। तो आपको पता है कि अगर क्या होगा, चांदी का तार लगा दोगे तो उसका क्या होगा जी, चालकता कम होता है, यानी उसका जो वैद्युत प्रतिरोध होता है बहुत ही कम होता है। वहीं पे क्या होगा, चांदी के जगह अगर तांबा लगा दोगे तो उसका प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, तांबे के जगह एल्युमिनियम लगा दोगे तो उसका प्रतिरोध अधिक हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा जी, जो वैद्युत प्रतिरोध क्या हो रहा है जी, पदार्थ बदलने पर, चालक पदार्थ को बदलने पर क्या हो रहा है जी, घट और बढ़ रहा है ना। तो आपका तीसरा क्या होता है जी, जो वैद्युत प्रतिरोध होता है चालक पदार्थ के क्या होता है जी, प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अब देखो चूंकि हम लोग इसी से रिलेटेड जोड़कर आपको हम क्या कर बताएंगे जी, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है उसको प्रभावित करने वाले कारक को समझाएंगे। ये आपका क्या होता है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्या होता है जी, आपका पेपर में पूछता है। ठीक है, तो हम लोग सेल के बारे में पहले समझ लेते हैं, और इसमें हम लोग खास तौर से चर्चा करेंगे वैद्युत सेल का। ठीक है, ऐसे तो सेल क्या होता है जी, दो तरह का होता है ना, क्या होता है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो उसका चर्चा हम वहाँ सेल चैप्टर होगा वहाँ पे क्या होगा करेंगे। ठीक, चलिए तो देख लेते हैं थोड़ा सा सेल होता क्या है, हम लोग वैद्युत सेल देखते हैं। ठीक, एक पात्र ले लेते हैं, इसमें क्या भर देते हैं जी, जल भर देते हैं। ठीक, और इसमें क्या कर देंगे, नमक, कुछ नमक डाल देंगे, तो NaCl उसको कहते हैं ना। और क्या होगा, साथ ही साथ ये क्या है, जल, यानी NaCl और जल का मिश्रण लेते हैं। तो ऐसे आपको पता है, अगर कोई यौगिक होगा तो सामान्यतः वो जब निष्क्रिय होता है तो उसका जो चार्ज होता है क्या होता है, वैद्युत उदासीन होता है ना, तो उसमें क्या होता है, चार्ज 0 होता है। अब देखो जब सोडियम क्लोराइड को जल में घोला जाता है तो ये किसमें टूट जाएगा, Na+ और Cl माइनस, इसके जो जितने भी परमाणु है, जितने भी छोटे छोटे कण हुए Na+ और Cl माइनस में टूट जाता है। और इस घोल को हम लोग क्या कह देते हैं, वैद्युत अपघट्य कह देते हैं। क्या कह देते हैं जी, वैद्युत अपघट्य कह देते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, आपका क्या होता है, वैद्युत अपघट्य कह देते हो। अब देखो इसमें क्या करते हैं, हम दो भिन्न भिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या करते हैं जी, दो भिन्न भिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, और इनका संबंध हम किससे कर देते हैं, Y परिपथ से कर देते हैं। किससे कर देते हैं जी, Y परिपथ से कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग एक बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, क्या कर दे, एक बल्ब लगा दो। अब Y परिपथ में अगर जो प्रतिरोध लगता है बाहरी परिपथ में, सर्किट में, तो उसको हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, Y प्रतिरोध कह देते हैं। क्या कह देते हैं जी, Y प्रतिरोध बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो तो दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, तो देखिए Na+ और Cl, एक इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, प्लस वाला आयन इकट्ठा हो जाता है, एक पर माइनस वाला।
तो जिसपे प्लस वाला आयन इकट्ठा हो जाता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं जी, एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। और जिस पर माइनस वाला चार्ज क्या होगा, इकट्ठा होता है, उसको हम लोग कहते हैं कैथोड। क्या बोल लेते हैं? कैथोड बोलते हैं। अब देखो, और ये पूरे पदार्थ को क्या कह देते हैं जी, वैद्युत सेल, वैद्युत अपघटनी सेल बोल देते हैं ना। अब यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, अब देखिए जो सेल के बाहर, अब जैसे ही Na+Cl माइनस, अब क्या होगा, एक पर क्या होगा, प्लस चार्ज इकट्ठा हो जाता है, एक पर माइनस चार्ज। और इसका संबंध जैसे ही हम लोग वाय परिपथ से करते हैं तो क्या होगा, वाय परिपथ में धारा बहने लगती है। क्या बहने लगती है जी, धारा बहने लगती है। और जो वाय परिपथ में जो धारा सेल के अंदर बहती है क्या होती है जी, प्लस आयन से क्या होता है जी, एनोड से कैथोड, अर्थात क्या होगा जी, प्लस से माइनस की ओर क्या होता है जी, धारा का प्रवाह होता है। अब देखिए ऐसे आपका जब ये आवेश चलेगा, धारा बहेगी, अब यहाँ से पुनः क्या होगा, सेल के जो अंदर होता है धारा का प्रवाह जो होता है क्या होगा जी, कैथोड से एनोड की तरफ होगा, अर्थात क्या होगा, माइनस से प्लस की ओर होता है। तो अब देखो इसको क्या करना पड़ेगा, घोल में इतना दूरी चलना पड़ेगा कि नहीं, आयन को जो धारा आवेश है उसको क्या करना पड़ेगा, घोल के अंदर जो वैद्युत अपघट्य है उसके अंदर चलना पड़ेगा कि नहीं। तो देखो, तो अब ये चलेगा तो उसका कि जो घोल होगा उसकी सांद्रता, सांद्रता क्या होगा जी, अगर घोल गाढ़ा होगा तो कहा जाता है कि सांद्रता अधिक है, और घोल पतला होगा तो ये कहा जाएगा कि सांद्रता कम है। तो इसमें क्या होता है जी, तो इसका क्या होगा जी, धारा प्रवाह का सेल का अंदर जो सांद्रता है वैद्युत अपघट्य का, वो क्या करती है जी, धारा प्रवाह का विरोध करती है। ठीक है, तो अब इसके कारण इस पर क्या होगा जी, वैद्युत आपका क्या होगा, सेल के अंदर भी एक क्या लगता है जी, प्रतिरोध काम करता है, और उस प्रतिरोध को ही हम लोग सेल का क्या कह देते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब चलो हम लोग इसको समझते हैं। तो ये आपका पूरा टोटल ये चीज समझ में आ गया ना कि सेल होता क्या है। अब देखो सेल को अगर हम लोग को परिपथ में प्रदर्शित करना होता है, देखिए कैसे सेल को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे आपका क्या लगा दिया जाता है, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ये क्या होगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। ये आपका वाय परिपथ है, तो वाय परिपथ में जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोग वाय प्रतिरोध या लोड प्रतिरोध कहते हैं। उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। इसको लोड प्रतिरोध या हम लोग क्या कहते हैं जी, वाय प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, वाय प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल। अगर सेल का जो विभव होता है ना उसको हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसका जो प्रतिरोध होता है इसको क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से। अब देखो इसी चीज को हम समझाएंगे क्या होगा जी, कि आपका जो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है और कैसे होता है। ठीक, तो चलो सबसे पहले तो हम लोग इसमें एक इक्वेशन निकालेंगे। जो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो देखो क्या होगा, सेल का विद्युत वाहक बल, देखो आपको तीन चीज समझना है। आपका क्या वैद्युत विभव समझना है, ठीक है। दूसरा क्या समझना है, सेल का विद्युत वाहक बल समझना है। और क्या होगा, वैद्युत विभवांतर समझना है। आपका 2 नंबर क्या होगा जी, बोर्ड के परीक्षा में 2 नंबर का तो एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है और जो क्या होगा टर्मिनल विभवांतर होता है उनमें अंतर क्या होता है। ठीक है, तो अब ये तीनों चीज जब आप समझ लोगे तो अंतर भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि वैद्युत विभव होता क्या है। तो देखो इसमें होता क्या है, अगर मान लो ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब क्या होगा, अनंत पे कोई परीक्षण आवेश Q नॉट है। ठीक, अब परीक्षण आवेश याद रखना जी, परीक्षण आवेश जो लिया जाता है उसको हम लोग Q नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और वो क्या होते हैं जी, धनावेशित होते हैं। क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। अब देखो कहा आवेश कहीं पे हो सकता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं अनंत पर। ठीक, तो क्या होगा जी,
किसी परीक्षा अगर कोई परीक्षण आवेश अनंत पर हो तो अनंत से परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, क्या है जी, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वाह बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग उस बिंदु पर क्या कह देते हैं, वैद्युत विभव कह देते हैं। अगर मान लो बिंदु ए है वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत तो उसके विभव क्या हो जाएगा, VA, और VA हो गया। अब देखो क्या हो गया, अगर मान लेते हैं Q नॉट कूलाम आवेश को वैद्युत अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य कितना हो, W जूल हो, तब क्या होगा, उस बिंदु पर जो वैद्युत विभव होता है V बराबर होता है W/Q नॉट। या परीक्षण आवेश नहीं होगा, कोई आवेश होगा तो उसके जगह हम Q भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही V बराबर क्या होता है, W/Q नॉट होता है। तो यहाँ से एक चीज और निकल कर आया कि W बराबर क्या होता है जी, VQ होता है। W बराबर क्या होता है, VQ होता है। ये चीज समझ में आ गया। अब देखो तो वैद्युत विभव समझ में आ गया ना। अब हम लोग क्या होगा जी, विभवांतर समझते हैं। तो किसी वैद्युत परिपथ में दो बिंदु क्या होंगे जी, दो बिंदुओं के बीच के जो विभव का अंतर होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, विभवांतर कहते हैं। अब क्या होगा, मान लो कि दो बिंदु, ये आपका A हो गया और ये B हो गया, इस पर जो विभव है VB है और बिंदु A का क्या है, VA है। तो इसका जो विभवांतर होगा VB माइनस VA बराबर क्या हो जाएगा, W/Q हो जाता है। तो वैद्युत आपका क्या हो गया जी, विभवांतर समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे सेल का विद्युत वाहक बल समझेंगे, ठीक है। तो सेल के अंदर कोई आवेश अगर होगा तो उसको क्या होगा जी, सेल सहित पूरे परिपथ में, सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा सेल द्वारा दिया जाता है उसे उसका क्या कह देते हैं जी, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो जो विद्युत वाहक बल होता है किसका होता है, सेल का होता है। और इसे क्वेश्चन भी पूछता है कि क्या होगा जी, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में अंतर बताइए। अब चलो हम लोग समझते हैं टर्मिनल विभवांतर क्या होता है जी। सेल के विद्युत वाहक बल को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, E से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं जी, E से। अब विद्युत वाहक बल को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं ना, इसलिए EMF से भी हम लोग उसको क्या कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। तो विद्युत वाहक बल किसका होता है, सेल का होता है। अब हम लोग समझते हैं टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। तो देखो सेल के अंदर जो दो टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस वाला, ठीक है। तो क्या होगा जी, सेल द्वारा क्या होगा, किसी आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा प्रदान की जाती है उस ऊर्जा को हम लोग क्या कर देते हैं, सेल का टर्मिनल विभवांतर कह देते हैं। तो ये दोनों चीज, सेल का विद्युत वाहक बल समझ में आ गया और टर्मिनल विभवांतर समझ में आ गया। तो अब देखो आपको करना क्या है, एक यहाँ से इक्वेशन संबंध आता है आपका टर्मिनल विभवांतर और सेल के विद्युत वाहक बल में, एक आपका क्या आता है जी, संबंध आता है। तो ये संबंध आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल भी पूछता है 3 नंबर का, ठीक है। जैसे आपका क्या होगा, तो ये याद भी नहीं रखना है। अब देखो सेल का जो विद्युत वाहक बल पूरे परिपथ में क्या होगा जी, आवेश को प्रवाहित करने के लिए लगता है ना, तो वो अधिक होता है। और टर्मिनल विभवांतर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने के लिए आवेश को जितना ऊर्जा दिया जाता है तो ये ऊर्जा कम होती है, और सेल का विद्युत वाहक बल की जो ऊर्जा होती है वो अधिक होती है। तो विद्युत वाहक बल बड़ा हो गया तो क्या होगा, तो वही जो टर्मिनल विभवांतर, ये सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होगा, टर्मिनल विभवांतर। और साथ ही साथ जो सेल के अंदर का जो विभव होगा तो क्या होगा जी, विभव V बराबर IR होता है उनके नियम से ना। तो सेल के अंदर भी धारा तो वही बह रही है, धारा I हो गया। और जो प्रतिरोध सेल के अंदर कार्य करता है वो क्या होता है, स्मॉल r होता है। तो वही E बराबर V प्लस IR हो जाता है। अब मान लेते हैं कि जो टर्मिनल विभवांतर V बराबर कितना हो, IR हो, तो रख दोगे तो रखो, रखने पर तो वही E बराबर आपका मिल जाता है IR कैपिटल, क्या हो जाएगा IR प्लस I स्मॉल r, दोनों में क्या हो गया, I कॉमन हो गया। तो वही क्या होगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जहाँ क्या है R, कैपिटल R आपका वाय प्रतिरोध या लोड प्रतिरोध है, और स्मॉल r क्या है जी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं, समझ लेते हैं। तो देखो इससे एक न्यूमेरिकल होगा, अभी न्यूमेरिकल करा देंगे, ठीक है, अगले क्लास में देखते हैं।
अब देखो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा सेल का जो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलो ये चीज इसीलिए नहीं मिटा है, इसका हम क्या है आवश्यकता है। तो चलो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए सबसे पहले क्या होता है जी, अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसे इसमें क्या है, चालक के पदार्थ के प्रकृति पर, चालक के, अच्छा यार चलो पहले से स्टार्ट कर। चालक के लंबाई इसमें है ना, तो लंबाई का क्या होता है जी, अनुक्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। तो इसमें देखो सेल के अंदर क्या होगा, दोनों प्लेटों की बीच की दूरी, दोनों प्लेटों की दूरी वो हम लोग देखेंगे। यार लंबाई को क्या समझना है, दोनों प्लेटों की बीच की दूरी समझना है। तो अब देखो जितना पास होंगे दोनों प्लेट, जितना पास होंगे उतना ही, जैसे वाय पथ से धारा बहते हुए गुना आएगी, तो सेल के अंदर आपका जो वैद्युत अपघट्य होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कम दूरी आवेश को, जितना पास में इलेक्ट्रोड होंगे तो कम दूरी ही चलना पड़ेगा ना, और जितना दूरी क्या होगा जी घोल के अंदर चलना पड़ेगा, उतना ही प्रतिरोध का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, उतना ही अधिक प्रतिरोध लगेगा। तो अब देखो क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के ऊपर भी क्या करता है जी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। तो पहला क्या होगा जी, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के दूरी पर, बीच के दूरी पर, तो देखो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के दूरी पर किस प्रकार यह निर्भर करता है जी। तो आपका क्या होगा, दूरी बढ़ेगा तो ज्यादा घोल का सामना करना पड़ेगा, उतना ही प्रतिरोध अधिक लगेगा ना, तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, सेम वही। तो बताओ आर प्रोपोर्शनल टू, बीच के दूरी को अगर हम लोग क्या कह दे, डी कह दे, चाहे आर कहोगे तो आर कह सकते हो, तो क्या होगा आर प्रोपोर्शनल, कैपिटल आर प्रोपोर्शनल टू डी ही बोल देते हैं, ठीक है। तो कैपिटल आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग चलते हैं, दूसरा चीज हम लोग देख रहे हैं कि क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल है ना। तो अब देखो क्या होगा, जितना एरिया है क्या होगा, जितना अधिक मोटा क्षेत्रफल होगा, जितना क्षेत्रफल अधिक होगा इलेक्ट्रोड का, उतना ही क्या होंगे, अधिक आवेश क्या होंगे, इकट्ठा होंगे ना, उतना अधिक होंगे उतना अधिक धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल बढ़ा तो धारा का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब कि प्रतिरोध कम लग रहा है। तो जितना ही क्षेत्रफल कम एरिया ये डूबा रहेगा, क्या होगा, उतना क्या होगा जी, धारा का मान, उतना धारा का मान कम होगा, और जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतना ही धारा का मान अधिक होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धारा अधिक हो रहा है ना क्षेत्रफल बढ़ाने पर, इसका मतलब कि क्या है, प्रतिरोध घट रहा है। तो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है आर, वो क्या होता है जी, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तीसरा हम लोग चलते हैं चालक पदार्थ के प्रकृति पर, ठीक है, ये चालक पदार्थ के प्रकृति। तो अब देखो चालक पदार्थ यहाँ चलकता किसके वजह से है, घोल के वजह से है ना। तो चालक पदार्थ प्रकृति के जगह हम लोग क्या ये ध्यान रखना है, चालक ये जो घोल है, घोल की सांद्रता को ध्यान रखना है। तो अब देखो घोल जितना गाढ़ा होगा तो कण क्या होंगे, उतना ही पास होंगे, उतना ही पास होंगे। आपको पता है चालकता किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है ना। तो आप लोग को बताए थे जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं पदार्थ के अंदर, चालक पदार्थ के अंदर, वो क्या होंगे जी, जो कण होते हैं उनके बीच में जो गैपिंग होता है उसी में अनियमित गति करते रहते हैं। तो अब देखो, अब उसी से ना जितना अधिक उनको क्या मिलेगा, गैप मिलेगा कणों के बीच में, उतना ही बेहतर से वो चलेंगे। तो घोल की सांद्रता अगर क्या होगा, ज्यादा होगा यानी घोल गाढ़ा होगा, तो घोल जितना गाढ़ा होगा उतना ही चालकता घटेगी, और घोल पतला होगा तो चालकता बढ़ेगा, ठीक है। तो सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा जी, सांद्रता बढ़ाने पर प्रतिरोध अधिक लगता है ना। तो क्या होगा जी, तीसरा क्या होगा, सांद्रता के ऊपर, सांद्रता के ऊपर, ठीक है, सांद्रता बढ़ाने के ऊपर, ठीक है, बढ़ाने के ऊपर।
तो अगर क्या होगा, किसी भी घोल की अगर हम लोग सांद्रता बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, दैट्स ऑल। अब इसी के साथ क्या करते हैं जी, आज यहीं पे हम लोग अपना वाणी को क्या करते हैं, विराम देते हैं। अगले चैप्टर में आगे की चीजें पढ़ेंगे।